हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अपना एस्ट्रोलॉजी बेसिक लर्निंग पे हम वीडियोस लाते हैं। छोटे छोटे क्लिपिंग्स, छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते हैं फॉर द बेसिक लर्निंग। हम स्पेसिफिकली छोटे वीडियोस इसलिए बनाते हैं तो हम हर बेस की पॉइंट को हम कंसिडर कर सकें। नक्षत्र, प्लैनेट्स, राशि, बहुत सिंपल, बहुत स्पेसिफिक और की इंफॉर्मेशन हम इसमें लेके आते हैं। सो आज हम बात करेंगे नवग्रह में तीसरे प्लैनेट मंगल की। सन, मून और मून के बाद मार्स को हम कंसिडर करते हैं। सो मार्स, हम जब एस्ट्रोलॉजी में एक सीरीज में प्लैनेट्स को देखते हैं तो हम नवग्रह की बात करते हैं। नवग्रह में प्लैनेट है मंगल, मार्स। प्लैनेट नेम इज मार्स, मंगल कहते हैं इन्हें। हर प्लैनेट को एस्ट्रोलॉजी में किसी ना किसी एस्पेक्ट का, प्रोडक्ट का, एनर्जी का सिग्निफिकेटर माना गया है। तो वो इट्स ए ह्यूज लिस्ट, पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मंगल को लैंड का, सिबलिंग्स का सिग्निफिकेटर माना जाता है। एनर्जी, फायर एलिमेंट्स, पावर, स्पोर्ट्स और जितने भी फायरी एलिमेंट्स हैं इनमें मंगल को रिलेट किया जाता है। डायरेक्शन है साउथ, एलिमेंट है फायर। जब हम नवग्रह एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप देखते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली बनाते हैं उसके अंदर तीन टेबल्स आती हैं जहां पर परमानेंट फ्रेंडशिप, टेम्परेरी फ्रेंडशिप और पंचदा मैत्री। परमानेंट फ्रेंडशिप इज जो नेचुरली बाय हम नेचर उनको मान के चलते हैं कि ये प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। एक प्लैनेट दूसरे को फ्रेंडली देख रहा है, दूसरे को एनिमी या न्यूट्रल देख रहा है, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के हिसाब से मंगल इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स को एज ए फ्रेंड कंसिडर करते हैं। जिसमें सन, मून, जुपिटर और केतु को भी कंसिडर किया गया। ज्योतिष में केतु के फल को एज लाइक मंगल माना जाता है, बट एट्रीब्यूट्स पूरे मंगल की तरह नहीं है। मंगल की अपनी एट्रीब्यूट लिस्ट है, अपने इफेक्ट्स हैं, अपने रिजल्ट्स हैं। और केतु के अपने अलग हैं, डिटैचमेंट, एनलाइटमेंट। बट जब इंसिडेंट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कंसिडर किया जाता है तो केतु समवेयर एज लाइक मंगल रिजल्ट देते हैं। एज वेल एज हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको फ्रेंडशिप लिस्ट में कंसिडर करते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। मरकरी, राहु को एनिमी कंसिडर किया जाता है फॉर मंगल यहाँ पर। वीनस एंड सैटर्न, शुक्र और शनि को न्यूट्रल साइन रखा जाता है। दिस इज द परमानेंट फ्रेंडशिप चार्ट। जब हम करते हैं तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स कंसिडर होते हैं। उसके अलावा पंचधा मैत्री और टेम्परेरी फ्रेंडशिप में हमने पहले वीडियोस में बताया वो एक अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है। वो बेस इसी पे होता है। जब आप परमानेंट फ्रेंडशिप चार्ट को एनालाइज करते हैं उसके बेस पर आप पंचधा मैत्री निकालते हैं। हर प्लेनेट की डेली मोशन कंसिडर की जाती है एस्ट्रोलॉजी में। एक्लिप्टिक पे मूवमेंट है, राशिज में मूवमेंट है, नक्षत्र में मूवमेंट है। ये जो मोशन हम कंसिडर करते हैं ये एवरेज है। इट्स अराउंड 31 आर्क मिनट टू 26 आर्क सेकेंड। 0 डिग्री 31 आर्क मिनट। ये वेरिएबल है, इट कैन चेंज अराउंड 22 to 40 minutes also, 45 minutes also, depending on the motion, changing motion of the planet. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो रेट्रोग्रेड है तो उसकी मोशन में चेंजेस आ रहे होंगे, या अतिचारी है तो मोशन में चेंज आ रहे होंगे। उसी हिसाब से जैसे हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि हर प्लेनेट का एक पर्टिकुलर राशि में कुछ स्पैन ऑफ टाइम होता है। कोई प्लेनेट एक महीना रुक रहा है, लाइक सन 30 डेज आ रहे हैं, तो मंगल का 45+ डेज आता है, 45 to 60 डेज भी हो जाता है। डिपेंड, कई बार बहुत लंबा टेन्योर भी आ जाता है डिपेंडिंग कि अगर रेट्रोग्रेशन ज्यादा है।
सो बट एवरेज जो मोशन है दिस इज 31 आर्क मिनट्स टू 26 सेकेंड। हर प्लेनेट की ज्योतिष में महादशा का एक टाइमलाइन कंसिडर किया जाता है एज पर आवर ओल्ड बुक्स। जो हम वैदिक स्क्रिप्ट्स को हम फॉलो करते हैं उनमें पर्टिकुलरली हर ग्रह की एक दशा है, महादशा है, अंतरदशा है। जब हम महादशा जो मेन दशा होती है मंगल की जब मानते हैं तो दैट इज फॉर 7 ईयर्स। उसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स की अंतर और प्रत्यंतर दशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट 7 ईयर्स बदलती रहती है, बट महादशा विल बी 7 ईयर्स। हर प्लेनेट किसी पर्टिकुलर साइन में पावरफुल है, किसी में वीक है, किसी में एक्सॉल्टेड है, किसी में डेबिलेटेड है। एक्सॉल्टेड मीन्स उच्च राशि, डेबिलेटेड मीन्स नीच राशि जो हम कहा जाता है। क्योंकि प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को देखा जाता है, उच्च बल हो गया, केंद्र बल हो गया। जब हम प्लैनेट्स को चार्ट को एनालाइज करते हैं, हम बेसिकली इन सब एट्रीब्यूट्स को चार्ट एनालिसिस में यूज करते हैं। जब हम एक चार्ट बना रहे हैं किसी भी विश्लेषण के लिए, किसी भी एनालिसिस के लिए, तो हम समझते हैं कि वो प्लैनेट किस साइन में है। अगर वो एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, एनिमी साइन में, उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्स, कैप्रिकॉन मकर राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं और कैंसर में ये डेबिलेटेड होते हैं। हर प्लेनेट का एक्सॉल्टेड और डेबिलेशन का एक साइन है। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड इज एक्चुअली हम डिग्री देखते हैं कि उस पर्टिकुलर राशि में किस डिग्री पे है। और डेबिलेशन और एक्सॉल्टेशन की डिग्रीज सेम होती हैं। 28 डिग्री अराउंड जो मार्स है कैप्रिकॉर्न में एक्सॉल्टेड रहेगा और कैंसर में डेबिलेटेड रहेगा। हर प्लेनेट को दो दो राशियां हैं जिनके जिसके साथ वो रिलेट करते हैं, जिसकी ओनरशिप मानी जाती है। सन और मून के पास सिर्फ एक राशि होती है, लियो एंड कैंसर। ऑल अदर प्लैनेट्स हैव टू टू राशि एक्सेप्ट राहु एंड केतु। राहु और केतु को राशि ओनरशिप नहीं मानी जाती। जब हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स जो ओन राशि है दैट इज एरीज, एंड अनदर राशि जॉडिक इज स्कॉर्पियो। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियां मंगल ओन साइन है। हमने पहले वीडियोस में भी बताया कि राशियों में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि मूवेबल साइन है, स्थिर साइन है, फिक्स लगना है, जिसको मुहूर्त में और पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस के टाइम में कंसिडर किया जाता है। तो एरीज इज ए मूवेबल साइन एंड स्कॉर्पियो इज द फिक्स साइन। हमने अभी यहाँ पर समझा एग्जॉल्टेड साइन मींस विच इज द पावरफुल साइन फॉर मार्स। जहां पर वो एग्जॉल्टेड है, एनर्जेटिक है, पावरफुल है, उच्च राशि से कहा जाता है, उच्च बल कंसिडर किया जाता है। कैंसर में इट इज डेबिलेटेड साइन। एट द सेम टाइम हर प्लेनेट की एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है। जैसे मंगल की अपनी राशि एरीज है और वृश्चिक भी है, पर मूल त्रिकोण राशि इज द राशि जहां पर वो पर्टिकुलर प्लेनेट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देने वाला माना जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो मूल मूल जो राशि है, मूल त्रिकोण राशि मंगल की यहाँ पर है एरीज, मेष। अब 12 राशियां हैं, तो उस हिसाब से अगर हम जन्म पत्री या जन्म कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं या बनाते हैं तो अलग अलग लगन, अलग अलग राशियां चार्ट में आती हैं। अगर हम लगन की बात करें तो हर लगन के लिए कुछ प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइन हाउस के लॉर्ड हैं, कुछ सिक्स और एट्थ के लॉर्ड हैं, कुछ यहाँ पर योग कारक हैं, कुछ बाधक हैं। योग कारक और बाधक पे भी हमने एक वीडियो बनाया है कि वो किस तरीके से आपको हर लगन के लिए योग कारक प्लेनेट कंसिडर करना है और किस तरीके से बाधक। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल जो है कैंसर यानी कि कर्क, सिव लियो मीन सिव, इन दोनों राशियों के लिए योग कारक प्लैनेट है। इनफैक्ट लियो में तो मंगल योग कारक और बाधक दोनों कैटेगरी में माना गया है, बट स्टिल बिकॉज मंगल यहाँ पर काफी की प्लैनेट है, सो हम इनको योग कारक कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पर। और कैप्रिकॉन यानी कि मकर लगन के लिए ये बाधक प्लैनेट है। अगर हम बात करें नक्षत्र की, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। प्लैनेट्स का जब मूवमेंट होता है तो राशियां, राशियों के साथ साथ नक्षत्रों में मूवमेंट होता है, एज वेल एज उनके अपने
नक्षत्र हैं जिसके अंदर जो नक्षत्र के लॉर्ड वो प्लैनेट्स हैं। अगर प्लैनेट लॉर्ड की बात करें, हर हर नक्षत्र का अपना एक प्लैनेट लॉर्ड भी है। तो मंगल के जो नक्षत्र हैं दैट इज मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। तो जब भी ये तीनों नक्षत्र डे वाइज या किसी रिचुअल वाइज या किसी प्रिडिक्शन वाइज कंसिडर किए जाएंगे, तो मीन्स यहाँ पर मंगल को भी कंसिडर किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी चार्ट में हमने हमेशा समझा है कि बल, षड बल हो गया, उच्च बल, केंद्र बल, अलग अलग तरीके से बल जो माने जाते हैं प्लैनेट्स के, जिसके बेस पर उनकी स्ट्रेंथ और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं या प्रिज्यूम किए जाते हैं, या फिर उसको एनालाइज किया जाता है। प्रिज्यूम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक प्लैनेट पर रिजल्ट नहीं कंसिडर करते, पूरे चार्ट, ट्रांजिट, दशा, सबको कैलकुलेट करके ही रिजल्ट को हमेशा एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट किया जाता है। बट सबसे पहले हम बेस को देख रहे हैं यहाँ पे, मंगल कहाँ पर योग कारक है, मंगल कहाँ पर बाधक है, मंगल की प्लेसमेंट कैसी है। डायरेक्शन बल, दिग्बल जिसे कहा जाता है, 10th हाउस में कुंडली के जो मंगल है वो बली माने जाते हैं। सो वहां पर ये कंसिडर किया जा सकता है कि वो रिजल्ट्स अच्छे देंगे। सेकेंडरी लेवल पे डिपेंड्स कि वो नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, डिग्री क्या है, दैट विल मेक द कंप्लीट रिजल्ट कैलकुलेशन पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्लेनेट मार्स, मंगल के बारे में समझा। हर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है, हर प्लेनेट की अपनी रेलिवेंस, अपनी इंपॉर्टेंट है, अपने एट्रीब्यूट्स हैं हर चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी में। फॉर एग्जांपल मेष लगन, वृश्चिक लगन के लिए, सिंह लगन के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ट्राइन के लॉर्ड हैं। इसके अलावा हर चार्ट में कोई भी प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है वो बहुत मैटर करता है। इवन इफ अगर वो त्रिक हाउस का लॉर्ड भी है, तो वो किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पर प्लेसमेंट है। कई बार विपरीत राजयोग बन रहा होता है, वही प्लेनेट जो बाधक है वो अच्छे रिजल्ट भी दे रहा होता है। बट अब हम बात करें अगर मार्स की, तो मार्स से हम कॉपर को देखते हैं, लैंड को देखते हैं, करेज को देखते हैं, सिबलिंग्स को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं। थर्ड हाउस चार्ट का रिलेट करता है पराक्रम को, सिबलिंग्स को। और जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो मार्स भी है। इसके अलावा किसी भी तरीके की विन और सक्सेस में, डेप्थ्स को, कर्जे के लिए भी मार्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसके लिए कंसिडर किया जाता है। अगर हम मार्स की प्लेसमेंट देखी जाए, मंगलिक दोष को भी बहुत इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस दी जाती है मैच मेकिंग में। वैसे आज के डिजिटल एरा में और जिस ग्रोइंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, बहुत अलग लाइफस्टाइल के तरीके से इन इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। स्टिल प्रॉब्लम क्या है, अभी हर कोई सिर्फ डिजिटल एक्सेस में जा रहा है। सबको सब चार्ट्स अवेलेबल है, सबको सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज गुड, ये अच्छी बात है। बट मैंने प्रॉब्लम वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि अब जो चीज बहुत मेहनत से और बहुत ज्ञान के साथ जिस हम चार्ट को बनाते थे, या हमारे जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सेजिस जिसका अध्ययन करते थे, षोडश वर्ग, जिसको बनाने में ही कितना समय लग जाता है, अब वो सिर्फ एक क्लिक पे एक वेरीफाइड और वैलिडेटेड एस्ट्रोलॉजी आपको लो आप, तो उसके बैक एंड डेटाबेस में सारा कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट है जो आपको इमीडिएटली सारा एक क्लिक पे डेटा दे देता है, बट इज विच इज वेरी गुड। अब इशू क्या आता है कि डिजिटल वर्ल्ड में इतना कंटेंट अवेलेबल है जो बहुत हमें अच्छी नॉलेज दे सकता है, हमें क्लैरिटी दे सकता है कंसेप्ट्स पे, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, फॉलो करते हैं और उसको पढ़ना और समझना चाहते हैं। बट हमें पिक क्या करना है, हमें राइट चीज पिक करनी है, वो तभी पिक हो सकती है जब हमारा बेस क्लियर है। हम बेसिस पे कहीं ना कहीं वेब पे, ब्लॉग्स पे, सब जगह प्रिडिक्शन सुनते हैं कि आज ये प्लेनेट यहाँ आ गया तो ऐसा हो जाएगा, मंगल शनि एक साथ आ गए तो इस तरीके के प्लस या माइनस या नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर या वार या ऐसी बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की जाती है, जो होती भी है।
अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिडिक्शंस फिट होती हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके। अब एक कॉमन मैन जो एस्ट्रोलॉजी को मानता है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उसको कह देते हैं कि ये आपका मंगल खराब है, आपका राहु खराब है। तो थोड़ा सा हम सिर्फ यहाँ पर ये एक बेसिक सेशंस एज लाइक जो एक इतना कंटेंट वेब पे पड़ा हुआ है उसकी तरह हम भी एक बहुत वैलिडेटेड, बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी सेशंस ला रहे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जिस मंगल के बारे में आपको कहा गया था या जिस राहु के बारे में कहा गया है आपको, वो एक्चुअली उसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, उसके साथ क्या सिग्निफिकेटर्स रिलेट हैं, वो किस डायरेक्शन से रिलेट कर रहे हैं। तो आप जब एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो आप एटलीस्ट उस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे एक पंडित जी ने कहा कि 12वें भाव में मंगल है, तो मंगली दोष है, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं होगा। तो ठीक है, 12th हाउस में, 4th हाउस में या 7th हाउस में मंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है सुख भाव में, मैरिड लाइफ में, बट बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे कि आप मंगल दोष नलीफाइड तो नहीं हो रहा, क्या कोई बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट तो नहीं है। जैसे मंगल की, हर प्लेनेट की कहीं ना कहीं दृष्टि होती है, मंगल भी 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट रखता है। तो उसी तरीके से कि मंगल के ऊपर किस प्लेनेट का एस्पेक्ट है। तो कमिंग टू द पॉइंट, हम इन बेसिक प्लैनेट्स को समझेंगे, इनके बेसिक्स समझेंगे, और उसके बाद अगर हम अपने चार्ट को खुद से थोड़ा समझना चाह रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मंगल कॉपर से रिलेट कर रहे हैं, या किसी ने हमें ये पर्टिकुलर जेमस्टोन दिया तो वो क्यों दिया, वो कोरल है या रूबी है या नीलम है या पुखराज है, वो किस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेट कर रहा है, और उसको हमारे एस्ट्रोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स में क्यों उसको रिकमेंडेशन दी गई है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या क्या डोनेशंस हम मार्स के लिए कर सकते हैं। कोई कहेगा कि कॉपर डोनेट कीजिए, या लाल वस्तुओं का दान कीजिए, या मीठे का दान कीजिए, या कोई कह सकता है कि ट्यूसडे का फास्ट करे, या हनुमान जी की पूजा करे। देखिए, पूजा पाठ आप किसी भी, आपकी जहाँ श्रद्धा है, जहाँ आपका विश्वास है, हर स्वरूप में जो भगवान है, जिस भी आप भाव से, निर्मल भाव से अगर जो करते हैं, तो वो आपको हमेशा अच्छा ही देते हैं। बाकी अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि विधान से हर कोई कुछ रिकमेंडेशन देता है। जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा से मंगल और शनि के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। तो हम इन चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली प्लस स्पिरिचुअली और रिलीजियसली रिलेट कर पाते हैं। प्लेनेट की अपनी पूजा, अपने मंत्र, अपने जाप सजेस्ट किए जाते हैं, वो भी एज पर द नीड। सो फ्रेंड्स, मैं लास्टली इस सेशन के अंदर ये रिकमेंड करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी में अगर बिलीव करते हैं, जो बिलीव नहीं करते उसके लिए, उनके लिए ये वीडियो नहीं है मेरा। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या करना चाहते हैं, ये मानते हैं, उनके लिए बहुत बेसिक वीडियोस हैं, और बहुत एक्सपर्ट और बहुत हाई इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे। बट इन वीडियोस में हम सिर्फ यही एक बात ला रहे हैं कि आप बेस क्लियर कीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं कि कहाँ आपका प्लेनेट बैठा है, कहाँ दिग्बली है, क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी उच्च राशि है, पहले तो लगन चार्ट पे जाइए। उसमें वो प्लेनेट आपके लिए बाधक है, योग कारक है, दशा किस प्लेनेट की चल रही है, क्या वो दशा उस पर्टिकुलर प्लेनेट के अगेंस्ट है। मंगल आपके लिए योग कारक है, मगर चल रही है शनि की दशा और लगन है सिंह, तो बहुत ज्यादा मंगल और सूर्य उसके अंदर उस वक्त फल नहीं दे पाएंगे कि दशा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। स्टिल वो योग कारक प्लेनेट है, तो उनका असर तो रहेगा। गोचर में कैसे हैं, गोचर में अगर प्लेनेट डेबिलिटेड चल रहा है, तो वो योग कारक होके भी उस वक्त फल नहीं दे पाएगा। कई बार ये लोग कहते हैं कि मैंने तो ये उपाय किए, मैंने ये जेमस्टोन पहना, मैंने ये पूजा करी, मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, फिर साल 2 साल बाद फिर वही हो गया। स्टैटिक क्या है, ना हवा स्टैटिक है, ना पानी स्टैटिक है, ना लाइफ स्टैटिक है, सब कुछ मूव कर रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। नेचर ने अपने हिसाब से एक साइकिल बनाया है, तो प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं। प्लैनेट्स एक्लिप्टिक में मूव कर रहे हैं, उनकी राशिज, उनकी डिग्रीज चेंज हो रही है, उनके नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, उसके एज पर अगर हम ज्योतिष की बात करें,
तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट दे रहे हैं। कभी कभी वो प्लेनेट बहुत अच्छा एक हाई राइज दे जाता है, ट्रांजिट में कहीं अच्छे भाव से दे रहा है, दशा में भी दे रहा है, प्लस आपके चार्ट में भी अच्छा है वो। तो और कभी दशा आपकी खराब आई और वो ट्रांजिट में भी खराब हो गया, तो वो बेसिकली स्ट्रेंथ उसकी खत्म हो जाती है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। सो आई अगेन रिपीट, अगर एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट करते हैं तो नवग्रहों के बारे में समझिए, बेसिक्स को समझिए, बेसिक्स को समझिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली डीप डाइव आपको करना ही पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में, तभी आप उसमें अध्ययन कर पाएंगे, आगे प्रोडिक्शन कर पाएंगे। पर बेस क्लियर कीजिए, नवग्रह, उनकी डिग्रीज, उनकी राशि, उनके बल किस जगह पर होते हैं, कहाँ पर उच्च बल है, कहाँ पर उनका डायरेक्शनल बल है, और वो बेसिकली किस तरीके का रिजल्ट देते हैं। उनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अगर सन का एक एट्रीब्यूट है तो वैसे ही फल देंगे, अगर मंगल का एक एट्रीब्यूट है तो वैसे ही फल देंगे। बट मंगल अगर आपके लग्नेश हैं, तो वो कहीं भी बैठे होंगे, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होगी तो वो बुरा फल देंगे, बट ओवरऑल लग्नेश शुभ फल ही देंगे। उनकी डिग्री स्ट्रेंथ पे तो मैटर करता ही है। अब अगर सेवन्थ में है, ट्वेल्थ में है, तो वो थोड़ा बहुत माइनस करेंगे, बट स्टिल बहुत सारी चीजें, राशि, डिग्रीज, नक्षत्र, दशा, ट्रांजिट। तो आप इन जो पिलर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिसे राशि कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, नवग्रह कहते हैं, अगर इनके बेसिक्स को आप समझ लेंगे तो आप अपने चार्ट का अध्ययन खुद कर पाएंगे, या जो भी आपको एक जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, जो जिनके पास पूर्ण ज्ञान और एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको कुछ बता भी रहे तो कम से कम आप उसको रिलेट करके और अच्छे से ट्रस्ट कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी नॉलेज नहीं होती है, हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बता रहा है, तो अभी 2 दिन अच्छा चला, फिर नहीं चला, तो हमें लगता है नहीं वो बेकार थी बात, कुछ होता ही नहीं है। बट एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस और ये वर्क करती है, प्रोवाइडेड कि आप फेथ रखें और थोड़ी सी क्लैरिटी रखें कि एक्चुअली वो वर्क कैसे कर रही है। और जब आप इन बेसिक्स से क्लियर हो जाते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप आगे बाकी चार्ट्स को पढ़ पाते हैं, नवांश कैसे वर्क कर रहा है, D9, D3, D7, D10 कैसे चार्ट वर्क कर रहा है, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। बट वहां तक जाने के लिए भी सबसे पहले तो ये ग्रह ही हैं, ये राशियां ही हैं, उसके बाद आप उनको रीड कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।